है जब सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी, यानी गाड़ियां होंगी लेकिन सड़क नहीं होगी। कभी सोचा है आपने, प्यास तो होगी पानी नहीं होगा, लोग तो होंगे लेकिन रहने के लिए छत नहीं होगी, तमाम तरीके की सुविधाओं की बातें तो होंगी लेकिन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए संसाधन नहीं होंगे। जी हां, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है क्योंकि आबादी के आरडीएक्स में आग लग चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल जवाब देना ही चाहिए इन प्रश्नों का जो इस वक्त चारों तरफ उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, चर्चाएं होती हैं, महासभाएं होती हैं, राजनीतिक तौर पर जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए बड़े बड़े बयान भी दिए जाते हैं। लेकिन इसी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जब रास्ता ढूंढा जाता है तो उस रास्ते में सीधे सीधे राजनीतिक अवरोध बनकर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनको जनसंख्या नियंत्रण में समाज नजर नहीं आता, देश नजर नहीं आता, उन्हें तो जनसंख्या में सीधे सीधे अपनी राजनीति नजर आती है। पॉपुलेशन कंट्रोल इज इक्वल टू वोट कंट्रोल उन्हें समझ में आने लगता है और इसीलिए बातें होने लगती हैं कि अरे जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की क्या जरूरत है, जनसंख्या नियंत्रण तो जागरूकता से होना चाहिए। जागरूकता कराते कराते आज ये हालत हो गई है कि देश जिस तरीके से जनसंख्या में प्रगति कर रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास विकास और जनसंख्या के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए कोई खांचा ही नहीं बचेगा। अब देखिए, जैसे ही उत्तर प्रदेश और असम से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बयार बही, लॉ कमीशन की तरफ से ड्राफ्ट रखा गया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनसंख्या नीति जारी कर दी और इधर दूसरी तरफ दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक बयानबाजी की झड़ियां जारी कर दी है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि कानून से कुछ नहीं होगा, ये तो जागरूकता का विषय है। सवाल यह है कि अगर भूपेश बघेल ये बातें समझते हैं और जागरूकता फैलाई गई होती पहले से अब तक, तो परिस्थिति यहां तक नहीं होती। अगर भूपेश बघेल ये जानते कि अगर अब हमने जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून नहीं बनाया तो अगर देश को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया जाए तो एक नया देश बन जाएगा, यानी उत्तर कोरिया बन जाएगा, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। और ठीक इसके उलट कुछ ऐसा ही कह रहे हैं नीतीश कुमार, सुशासन बाबू कहे जाते हैं। लेकिन सुशासन के आधार को किस तरह खसकाता है ये जनसंख्या, आबादी, विस्फोट, ये बात नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के सुर तो सीधे सीधे जनसंख्या नियंत्रण में एक वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए नजर आते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता इससे सहमत नहीं होते। तो सवाल यही है कि जनसंख्या नियंत्रण पर राजनीति कब तक होगी, कब तक इस जनसंख्या नियंत्रण के मसले को सामाजिक मसले से नहीं देखा जाएगा, तब तक हम इसी तरह की परिस्थितियों से दो चार होते रहेंगे। आज खुलकर ऐसे ही सवाल होंगे, वो परिस्थितियां भी आपके सामने होंगी जो वाकई भयानक होने वाली है, जिसे समझने और समझाने की जरूरत है। और ये समझाने की जिम्मेदारी जिनकी है, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये तमाम सवाल आज हम उनसे पूछेंगे। आज के मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आइए दिखाते हैं वो रिपोर्ट की जो बता रही है कि एक बार फिर से जनसंख्या कानून को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून सुदर्शन राष्ट्र निर्माण का बहुप्रतीक्षित स्वप्न, जिसके साकार होने की आशा की किरण अब उत्तर प्रदेश से दिखी है। जी हां, यूपी से नई जनसंख्या नीति की शुरुआत हो रही है, जो कि सुदर्शन की 20,000 किलोमीटर की देशव्यापी यात्रा का परिणाम है, जो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए निकाली गई थी। लेकिन यह पूरी तरह फलीभूत तभी होगी जब पूरे हिंदुस्तान में यह कानून लागू होगा। लेकिन इस कानून के बनने से पहले ही इसके विरोधियों के स्वर फूटने लगे हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस कानून का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का हल कानून से नहीं होगा। अब आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, ध्यान क्या भटका रहे हैं, 2 बच्चे होना चाहिए। यदि उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध नहीं करते तो आज नियंत्रित होता। और इसे कानून की तरह नहीं, इसे जन जागरण, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, अवेयरनेस के माध्यम से हो सकता है, तो उसके ही गठबंधन के लोग उसकी नीति को मान नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। अब कुछ चीजें हैं जो सामाजिक क्षेत्र के जो मामले हैं
उसे समाज में जन जागरण के माध्यम से ही लाया जा सकता है। हर चीज को कानून के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव आए तब इनको याद आ रहा है। अब जागरूक करने का काम आज से नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री महोदय। इंदिरा गांधी ने 1970 में ही हम दो हमारे दो का नारा दिया था, लेकिन उसके बाद कितनी जनसंख्या कम हो गई, परिणाम आपके सामने है। हिंदुओं ने तो हम दो हमारे दो के नारे को वेद मंत्र की तरह अपनाया, लेकिन बाकियों का क्या? और इसीलिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहाड़के जी ने हम दो हमारे दो तो सबके दो का नारा दिया है, और आज उसी नारे को जमीन पर उतारने की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ और बिहार के मुख्यमंत्रियों की जनसंख्या नियंत्रण कानून से असहमति लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा कर रही है। एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। सहमति और असहमतियों के इस दौर में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हुई ये पहल ये विश्वास दिलाती है कि जल्द ही वो दिन आएगा जब सुदर्शन की ये मुहिम पूरे देश में लागू होगी और जनसंख्या नियंत्रित करके हिंदुस्तान प्रगति के पथ पर प्रशस्त होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जो लोग जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या में अपना वोट बैंक देख रहे हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इतना अवरोध पैदा कर रहे हैं, उनको एक बात का आकलन जरूर करना चाहिए कि जमीन और संसाधन कभी बढ़ते नहीं हैं। उन सीमित दायरों में रहकर ही उन संसाधनों और जनसंख्या के बीच में सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आज की मांग है, आज की जरूरत है, और ये सभी के लिए है। इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश करने वाले इस देश के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, ये बात उन्हें समझना होगा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ इस वक्त 4 विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ हैं आदेश भारद्वाज जी। आदेश जी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता रणवीर नंदन जी। रणवीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आज आदेश जी आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि भूपेश बघेल जी अगर ये कहते हैं कि जागरूकता जरूरी है, कानून नहीं, तो आपकी सरकार तो दशकों तक रही। कितनी जागरूकता का काम आपने किया? आपने तो आयोग भी बना दिया, नीतियों की बात भी कर रहे हैं, आप नीति निर्धारक तत्वों की लिस्ट भी जारी कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो पाया कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके? लावनी जी, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व जो है इसके ऊपर हम दो हमारे दो हमने एक स्लोगन दिया था और उसके ऊपर काम किया था। लेकिन उसके साथ साथ हमने दूसरी चीजों पे भी ध्यान दिया। ऐसा नहीं है, जब देश आजाद हुआ तो 35 करोड़ लोगों के लिए ना देश में खाने के लिए अन्न पैदा होता था, ना ठंड ढकने के लिए कपड़ा होता था, ना सर छुपाने के लिए छत होती थी। तो हम आज 35 करोड़ से जो है 138 करोड़ 40 करोड़ तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमने दूसरी चीजों पे भी काम किया, राजनीतिक रूप से नहीं किया। देश के सुधार के लिए, देश को देख के देश के लिए नीतियां बनाई, कार्यक्रम बनाए और उसको ईमानदारी से लागू किया। हम छल कपट या डबल स्टैंडर्ड नहीं रखते। या आज जिस तरह से ये हो रहा है, ये सिर्फ जो है लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों में एक नफरत फैलाने के लिए कहीं ना कहीं इस ढंग से इन चीजों को लिया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं तो अनुरोध करूंगा कि ये जो समस्या है, ये इसको जो है भारत सरकार जो है इसके ऊपर विचार करे, वो एक पॉलिसी लाए। ये किसी राज्य से सीमित नहीं है, लेकिन सिर्फ जहाँ चुनाव होगा वहाँ इस तरह की बातें करके आदेश जी, अभी तो आप लोगों ने राज्यों में ही इतना तूफान मचा दिया है, राष्ट्रीय नीति आएगी तो फिर आप तो सुनामी ला देंगे। सवाल तो यही है ना, आपने कहा छल कपट नहीं है, इसको एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, तो मुझे बताइए ना फिर क्यों आपके नेता ये कहते हैं
कि वैध अवैध बच्चों के बारे में बता दें, ये मुसलमानों को टारगेट करने वाला कानून है, ये एक विशेष वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला कानून है, तो किसके साथ, आप किसके प्रति, देश के प्रति आपकी ये गंभीरता और संजीदगी होती तो ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं आती सर। लावनी जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि आदरणीय साक्षी महाराज जी के भाषण आप सुन लीजिए, मोहन भागवत जी के सुन लीजिए, आदित्यनाथ योगी जी के जो है ये क्या कहते थे कि एक 10-10 बच्चे पैदा करते, ये सब वो लोग हैं। मतलब वही बात है ना कि उसकी कमीज हमारी कमीज से सफेद कैसी, हमारे में दाग कम, उसके में दाग कम, लेकिन आप इस बात को नहीं स्वीकारेंगे कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक कदम उठाया जाता है तो उसका आप स्वागत नहीं करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमीज भारत है, हम भारत को उन्नति और तरक्की पसंद बनाना अरे सर, चाहते उन्नति हैं, और तरक्की के लिए जनसंख्या और विकास में सामंजस्य भी तो होना चाहिए ना सर। बिल्कुल सामंजस्य आज होना अगर चाहिए, उसके लिए भूपेश बघेल नियत साहब साफ कह रहे होनी हैं तो चाहिए। आपको पता है कि छत्तीसगढ़, मैं इसीलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो सोचें। सीधे जल्दी से आदेश जी, इतना समय आपको मिल गया, अब बता दीजिए अगर राष्ट्रीय कानून आज की तारीख में सामने आता है तो कांग्रेस क्या इसका साथ दे रही है? क्योंकि अब देखिए प्राइवेट मेंबर बिल्स बहुत सारे हैं जो सदन में रखे जाएंगे, कुछ रख दिए गए हैं, अब कुछ आने वाले हैं, तो फिर तो आप लोग इस पर तैयार है ना, ये मान ले हम आज इस मंच से? रागनी जी, बिल्कुल हम साथ देंगे, लेकिन जिस तरह से किसान विरोधी बिल लेके आए थे और राज्यसभा में डिमांड की गई थी कि इसके ऊपर वोटिंग कराई जाए, अगर इस तरह से देश के अंदर ये करना चाहेंगे तो बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की तरह चलाएं, वहां पे डिबेट करें, वहां पे वार्तालाप करें, बहस करने के लिए तो जब कृषि कानून जब सामने रखा जा रहा था ना, बिल भूल गए आप लोग, वहां मौजूद थे, यही तो बात है ना, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कराई जाती है। ठीक है, मैं आती हूँ सर, आती हूँ सर। धनंजय जी सुन रहे हैं आप? डिवीजन मांगा गया, धनंजय जी सुन रहे हैं आप? राष्ट्रीय कानून अगर आप सही तरीके से लेकर आते हैं तो ये साथ देंगे, लेकिन आज की तारीख में अगर राज्यवार कानून आ रहे हैं तो ये राजनीतिक चश्मे से उसे देखेंगे। आप चुनावी स्टंट कर रहे हैं। ठीक है आदेश जी, मैं आप ही का सवाल लेकर जा रही हूँ, धनंजय जी इसका जवाब दे रहे हैं। इस सरकार को नौजवानों की चिंता नहीं है, इस सरकार को महिलाओं की चिंता नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह सर, अगर आपको महिलाओं की और नौजवानों की चिंता होती ना तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर इतनी बहस ही नहीं हो रही होती। आज युवा बेरोजगार हैं क्योंकि बेरोजगारी इसलिए बढ़ी, आबादी बढ़ी, संसाधन सीमित हैं, ये भी जरा समझ लीजिएगा। आइए ठीक है सर, आती हूँ मैं आपके पास। धनंजय जी जनता पार्टी ने ठीक, आदेश जी ठीक है आदेश जी, बाकी के 3 मेहमान है उनको भी बोलने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। धनंजय जी, चुनावी स्टंट है ये, चुनावी राज्यों में ही क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस शुरू हो रही है? क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पर कानून इस पर लाया जाए? लावणी जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, क्योंकि आपके चैनल ने बहुत लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मुहिम चला रखी है और उसके दिशा में एक कदम उठा है। इसके लिए आप लोगों के भी बहुत प्रयास थे, मैं उसके बधाई देता हूं आपको। देखिए, 2 चीजें हैं, संतान पैदा करना और संकट पैदा करना, दोनों अलग अलग विषय है। संतान प्राप्ति के लिए हम हरिद्वार से लेकर पीर द्वार से की यात्रा करते हैं, अलग अलग मिन्नतें मांगते हैं, अलग अलग मन्नतें मांगते हैं, लेकिन संतान और अतिरिक्त आबादी हो जाए, संकट का कारण हो जाए, तो ये उचित नहीं है, ये राष्ट्रहित में भी उचित नहीं है। आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं और हमारे पास जिस समय हमें आजादी मिली थी से अभी के बीच में लगभग हमने 100 करोड़ की अतिरिक्त आबादी हमारे यहाँ जनरेट हो गई है, 100 करोड़ की जनसंख्या हमारे यहाँ हो गई है। तो सीमित संसाधनों पर इतना बढ़ता हुआ बोझ जो है वो सबसे बड़ा कारण है इसको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का, और इसको सभी लोगों को राजनीति से ऊपर उठ करके देश हित में, मानव हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में सभी को एक सुर से इसका समर्थन करना चाहिए। इसमें कोई विरोध का कोई कारण नहीं है। लेकिन धनंजय जी, यहाँ पर तो विडंबना ये है कि विपक्ष ठीक है अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन यहाँ तो आपके सहयोगी इससे संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार ही कह रहे हैं कि कानून की क्या जरूरत, जागरूकता है ना, जागरूकता से रोकते हैं जनसंख्या को। आप अपने सहयोगियों को कैसे, फिर आप जब एक साथ ही नहीं लेकर चल पा रहे सहयोगियों को? नीतीश कुमार जी और भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं अपने अनुभव से कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी का एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है और वो एक सामाजिक, उन्होंने इसके कानून के कोई विरोध तो नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि महिला को उसका एजुकेशन देना चाहिए। ये तो बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी की थी। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना, कानून की जरूरत नहीं है, जागरूकता करते हैं, महिलाओं को शिक्षित करते हैं, कानून से नहीं। समर्थक है कि भाई महिलाओं की शिक्षा बढ़े, जिससे समाज में जागरूकता आए, और जागरूकता एक बेहतरीन तरीका है।
लेकिन उन्होंने कानून का कोई विरोध नहीं किया। और ऐसा तो नारा तो 1970 में इंदिरा जी ने भी दिया था, हम तो हमारे दो। लेकिन उसकी जरूरत, उससे जब जरूरत पूरी नहीं हो पाई तब कानून लाने की जरूरत पड़ी। नीतीश कुमार जी के अपने विचार हैं, उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है और उस अनुभव से उन्होंने कुछ सीखा है, कुछ किया है। आंशिक तौर पे उन्होंने वही वहां पर लगा रखा है, निकाय के लेकिन चुनाव सर में जब कुछ रोक पार्टी लगा रखी बनती है और पार्टी में पार्टी गठबंधन होता है ना, तो रहे कहा होंगे। जाता है विचारों का भी गठबंधन हो रहा है, यहाँ विचार अलग अलग जा रहे हैं, ये बात भी देखने वाली होगी। रणबीर जी आपके हमारे पास आ रही विचार हूँ। बिल्कुल अलग नहीं जा ठीक, रहे हैं, हमारे विचार एक ही रणबीर जी धरातल ठीक पर है, हैं। रणबीर जी अलग जेडीयू अलग से हैं, तरीके से एक ही बात कही रणबीर जा रही जी है। जेडीयू से हैं। रणबीर जी इतना लंबा आप लोगों ने राजनीतिक इतिहास आपका वहां पर बनता जा रहा है, जागरूकता की अगर बात होती तो जागरूकता के लिहाज से तो फिर तो बिहार की आबादी कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि बिहार में लगातार आबादी बढ़ रही है। लावनी जी, बताइए कितना काम हुआ? लावनी जी सबसे पहले जी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे नेता ने कहा कि सिर्फ कानून से जनसंख्या पर नियंत्रण संभव नहीं है, और बात भी सही है कि आपने जब जागरूकता की बात कही तो कोई जागरूकता जब होती है तभी कोई कानून बनता है। तो जब तक हम जागरूकता न करें, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि 2001 की जनगणना के अनुसार जब महिला साक्षरता 33.6% थी बिहार में, तो प्रजनन दर यहाँ पर 4.4% था। और 2011 में जब महिला साक्षरता 53.5% बिहार में हुई तो प्रजनन दर में बहुत कमी आई, 3.6% था। तो हमारे नेता का निश्चित रूप से मानना है और कहना है कि सिर्फ कानून से जनसंख्या पर नियंत्रण संभव नहीं है, महिलाएं जब शिक्षित होंगी तब स्वतः सुलझ जाएगी समस्या। ये हमारे नेता कर रहे हैं। ठीक है, तो और हम लोग आप भी उसी लोगों बात ने पर हैं। महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में कितना काम किया, ये भी खाके में देखना चाहिए, क्योंकि अगर काम हुआ होता तो महज 6 सालों में आबादी सीधे सीधे बिहार में 3.5 करोड़ के लिहाज से बढ़नी जाती, यानी 10 से सीधे 13 पर पहुंच गए। आपने तो बहुत काम किया, तो फिर उस हिसाब से तो यहाँ पर रिजल्ट दिखना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। यहाँ तो रिजल्ट इसके उलट दिख रहा है। इसलिए सर देखिए, आंकड़ों की अगर बात करेंगे ना, तो आंकड़े सीधे सीधे सवाल खड़े करेंगे। सामाजिक समस्या है सर, ये सामाजिक समस्या, राजनीतिक नहीं बनाइए। और जो लोग ये कहते हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, आप उस विशेष वर्ग के बारे में भी कुछ बोल दीजिए जरा। जो लोग ये कहते हैं ना कि विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है, आप उस पर तो कहते हैं हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अगर तमाम रिसर्च ये कह रही है कि 2050 तक आने वाले वक्त में देश में सबसे ज्यादा आबादी यानी हिंदुस्तान नहीं रहेगा, इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। जब आप हम लोगों से पूछ रही हैं तो थोड़ा हम लोग की भी सुन लीजिए ना। आप तो, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने ही बोली जा रही हैं, हम लोग तो सुन नहीं रहे हैं। अगर तथ्यों पर बात करेंगे तो मैं भी तथ्य आपके सामने रखूंगा ना सर, सही तथ्यों पर बात करते हैं। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। बताइए। जब आपने कहा जागरूकता, कोई भी कानून जागरूकता से बनता है। नंबर 1, जब पूरे देश में हर विषयों पर जागरूकता आती है तो सरकार कानून बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नेता ने कहा कि कानून से जनसंख्या पर नियंत्रण संभव नहीं है। हाँ। और महिलाएं जब शिक्षित होगी तो स्वतः सुलझ जाएगी समस्या। और मैंने आपको बताया कि 2001 में प्रजनन दर क्या था जब महिलाएं शिक्षित हुई बिहार में। फिर अपनी बात रख देते हैं कि अगर शिक्षा हुई होती तो फिर 10 करोड़ से 13 करोड़ नहीं होते। अब मैं अविनाश जी के पास जाना चाहूंगी, एक कमेंट उनका भी जरूरी है। अविनाश जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की जरूरत या फिर सियासत की? जनसंख्या, नमस्कार लवानी जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की जरूरत है और यहाँ पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने इस बात को माना है। और जनसंख्या को अकेले में एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए। जनसंख्या से जुड़ी हुई 7 और 8 प्रॉब्लम है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो मदर की मोर्टेलिटी हो या चाइल्ड मोर्टेलिटी हो या माल न्यूट्रिशन हो। तो जनसंख्या से जुड़ी हुई 6-7 प्रॉब्लम इस देश में है। और मैं बहुत ही अचरज में हूँ जब हमारे प्रवक्ता जेडीयू के या कांग्रेस के या बघेल साहब जब ये कहते हैं कि
आप ये बताइए कि चेतना से अगर आएगी तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? आप ये बताइए कि आईपीसी में जितनी भी धाराएं चोरी, डकैती और इस तरह के क्राइम के लिए जो बनी है, उसको भी चेतना से हम चाहें तो दूर कर सकते हैं। तो कानून और चेतना ये दो अलग अलग बातें हैं। जो लोग आज बड़ी बातें कर रहे हैं, चेतना की बातें कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी चीजों को तब तक दूर रखा जाए जब तक कि इनको मुसलमानों के वोट की दरकार है। अगर कानून बन जाएगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन किस पक्ष में खड़ा है, कौन देश के साथ खड़ा है और कौन देश के विरुद्ध खड़ा है। जिन लोगों को मुसलमान के वोट की दरकार है वही आज इसको चेतना के अधीन रखना चाहते हैं। और मैं एक और बात बहुत इससे बोलना चाहूंगा, खुल के बोलना चाहूंगा कि योगी जी का भी जो कानून आया है ये बिल्कुल अधूरा कानून है। इस कानून में ये बात लिखी हुई है कि अगर आपको 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या आप मानते हैं कि सारे मुसलमान चुनाव लड़ते हैं? अरे उनमें से तो 1 या 2 चुनाव लड़ते हैं। इनको तो जनसंख्या वोट के लिए चाहिए, मुल्लाओं को जनसंख्या उनके मदरसों के लिए चाहिए। इससे चुनाव का क्या लेना देना है? तो जो यूपी का भी जो कानून बना है, जो कि अभी ड्राफ्ट है, अभी तो कानून नहीं बना है, अभी और मांगी जा रही है, लोगों से उसके ऊपर राय मांगी जा रही है, ये बिल्कुल अधूरा कानून है। जब तक इस कानून में आप दंडीय प्रावधान नहीं डालेंगे, इस कानून में कोई बात नहीं होगा। ये बिल्कुल दंतहीन कानून बनाया है यूपी सरकार ने। तब तो अविनाश जी ये समझ लेना चाहिए कि जनसंख्या भी अब यहाँ पर राजनीतिक चश्मे से फिर हर पार्टी देख रही है। एक कह रहे हैं हम कानून ला रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आधार है उस आधार को मजबूत करने के लिए वो नींव नहीं है अभी, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा। ठीक है धनंजय जी, ये यूपी के कानून के बारे में बात आप ये कर रहे हैं, आप मुझे एक शब्द में जवाब दीजिए कि जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, मैं इंसेंटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भी डिसइंसेंटिव की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो कोई मुसलमान, अगर हम ये मान ले कि मुसलमान और रोहिंग्या ही हमारे देश की प्रॉब्लम है, जो कि है, ये वास्तविकता है, तो अगर कोई मुसलमान 3 बच्चे पैदा करता है, इलेक्शन नहीं लड़ता, तो क्या कर लेंगे आप? ठीक है धनंजय जी, जवाब दीजिए धनंजय जी। अविनाश जी की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं और इसके पक्ष में हूं कि कानून सख्त से सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार का काम ही कानून बनाना है। कानून बनाना और कानून पर सजगता लाना, जागरूकता लाना। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महती योजना, बहुत बड़ी योजना है, राष्ट्रीय स्तर पर जो योजना चल रही है उसमें है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चाइल्ड को एजुकेट करने के लिए और बचाने के लिए बड़े पैमाने पे काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात अविनाश जी ने बिल्कुल सच कही, इस पर जरा टिप्पणी कीजिए ना। किसी भी चीज के लिए कानून की जरूरत तब पड़ती है जब तक उसको ढिलाई दी जाती है और लगता है कि अब ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए कठोर कदम के रूप में कानून को देखा जाता है। लेकिन जब कानून ही मजबूत नहीं रहेगा तो फिर कैसे मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाएंगे? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अवनी जी देखिए, चुनाव के समय जो राजनीतिक पार्टियां लोक लुभावन वायदे करती हैं, अलग अलग प्रलोभन देती हैं, उस समय हमारी पार्टी ये कह रही है कि भाई अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकार की इतनी सारी योजनाओं से लगभग 77 योजनाएं हैं जिससे कि हम आपको बाहर कर देंगे, यानी कि हम योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ से प्राइमरी हम लोगों ने उसको सख्त करना शुरू किया है। तो हम चुनाव के समय लोक लुभावन बातें नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र हित में, राज्य हित में, मानवता के हित में, समाज के हित में ये चाहते हैं कि कम बच्चे पैदा हो, जिससे कि कम बच्चे पैदा होंगे तो कायदा में रहेंगे, कायदा में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, कायदा से बेकायदा होंगे तो फिर अलकायदा का हिस्सा हो जाएंगे वो। तो अलकायदा का हिस्सा न बने, कायदा का हिस्सा बने, समाज का हिस्सा बने, समाज की मुख्य धारा से जुड़े और समाज के बेहतर और विकास के काम के लिए सजग, सबल और समर्थ समाज बनाने के लिए हमारी जो मानव शक्ति है उसका इस्तेमाल हो। कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं सर, सहमत नहीं लग रहे हैं आपसे? जरा ले आइए आदेश जी को और धनंजय जी को आमने सामने, और फिर मैं जाऊंगी रणवीर जी के पास। आदेश जी। लावनी जी देखिए, जहाँ लिटरेसी रेट अच्छा है वहाँ पे जो है जनसंख्या कम है, वहाँ पे जो है आप केरल का ले लें तो केरल में जो फर्टिलिटी रेट जो 1.8 है, अगर इसी को आप बिहार में लेते हैं तो 3.5 है। लिटरेसी रेट बिहार का जो है वो 62.1 है। तो ये है
सच्चाई में हमें जो है लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन सरकार जो है और इसको केंद्र सरकार को करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब सरकार यहाँ चुनाव में मोड़ में है, सरकार चुनाव के गणित भाग को करके कहीं ना कहीं उसको देख लिया है कि आज लोग आपसे खफा हैं। कोरोना में किस तरह से गंगा के किनारे लोगों को जो है उनके रामनवमी की अरे आपके पास लीडर नहीं है तो आप लाशों की राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये तमाम आप अपने आपके पास लीडर नहीं है तो आप लाशों की नहीं मिला, आपके पास लीडर नहीं है तो आप लाशों की राजनीति क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के आपके पास लीडर नहीं है तो आप लाशों की राजनीति क्यों कर रहे हैं? में शामिल आपका लीडर कौन है? नॉमिनेशन किया, उनका परिवार लाश के सहारे इलेक्शन लड़ेंगे क्या? उनके परिवार का आप उसी लाश के सहारे इलेक्शन लड़ेंगे या आपका कोई परेशानियां लीडर हुई नहीं? और पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति ने इसको देखा। उसका ये परिणाम है कि किसी तरह से हिंदू मुसलमान को बरगला के कहीं ना कहीं सुन भी लीजिए, आप एक सुर में बोल रहे हैं लेकिन एक सुर में बोलने से काम नहीं चलेगा। केरल का एग्जाम्पल दिया था ना आपने, तो आपको पता है ना कि केरल में अगर मुस्लिम आबादी देखी जाए ना तो 1.7% के नीचे है हिंदू आबादी और फिर 2.33% के हिसाब से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है, जिस लिटरेसी की आप बात कर रहे हैं ना, तो जिस विशेष वर्ग का जिक्र आ रहा है उसमें लिटरेसी कितनी पहुंच रही है ये भी महत्वपूर्ण है। तो हम तो लावनी जी हमें उसमें सुधार की आवश्यकता है, हमें उसमें और ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता है। सुधार तो भाई आपको करना चाहिए था ना, इसीलिए तो कानून की जरूरत पड़ गई। वही तो कह रहे हैं, सुधार हुआ होता तो कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। धनंजय जी आपके पास में आई थी, आपका जवाब नहीं आया। धनंजय जी पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। अब हिंदू जाके आए, राजनीति से बाहर नहीं आ सकती है। कांग्रेस कल्चर ही यही है कि उसे राजनीति और वोट हर जगह में वोट दिखाई देता है। मुसलमान उनके लिए वोट बैंक है, मुसलमान उनसे वोट बैंक तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। वो बेचारे हिंदू बच्चा था जो है, वो किसी भी वर्ग का हो सकता था, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है वो हिंदू बच्चा था और उसके ऊपर FIR हो गई थी जो है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया कि मेरे नाना जो है वो इस तरह से बीमार है। आदेश जी जरा पॉइंट पे आ जाइए। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। आप अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहते थे ना, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी दोबारा आने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब मुद्दों की बात होती है तो आप मुद्दों से डाइवर्ट हो जाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण में बार बार कह रही हूँ, सियासत के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? लावनी जी मुद्दों पर रहते हैं ना सर, मुद्दों पर रहते हैं। आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है। अरे आदेश जी, आप किसानों पर बहस नहीं हो रही है, आज इस देश की बढ़ती पॉपुलेशन पर बहस हो रही है। आज इस देश की बढ़ती पॉपुलेशन पर बहस हो रही है। डाइवर्ट मत करिए मुद्दे को। समता ये हिला हुआ है मामला। बात करिए, कुछ बात करें, यही विडम्बना है। रणबीर जी, वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन नहीं मिल रही है, सरकार जश्न मनाती है। रणबीर नंदन जी, लावणी जी, मुझे लगता है इस चर्चा को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटा जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने कहा कि मुसलमान 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करता है, हिंदू भी 2 से ज्यादा पैदा करता है, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। तीसरी बात, आपने कहा कि यदि केंद्र ने कानून बना दिया तो आप क्या करेंगे? तो मैं तो केंद्र से आग्रह करता हूं कि देश भर में शराबबंदी लागू करने का कानून पहले बना दे। ये तो बहुत बड़ी एक पूरे देश के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि पूरे देश भर में शराबबंदी नशराबंदी हो जाए और एक केंद्र कानून बना दे। ये भी बात होनी चाहिए। और पुनः हम कहते हैं कि जब महिलाएं शिक्षित होगी तभी यह समस्या सुलझेगी। यदि महिलाएं शिक्षित नहीं होगी तो ये समस्या नहीं सुलझेगी। रेणु देवी जी, डिप्टी सीएम कह रही हैं पुरुषों को भी जरा साक्षरता का मतलब समझना चाहिए, जागरूक उन्हें भी होना चाहिए। खुद डिप्टी सीएम ये बात कह रही हैं, ये भी याद है ना आपको? अगर आपको मुख्यमंत्री जी की बातें याद है तो जो आपके डिप्टी सीएम है रेणु देवी जी, महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं ना, तो उसी महिला शक्ति ने ये बात बोली है कि पुरुषों में भी जागरूकता की जरूरत है और कानून का समर्थन किया है उन्होंने। तो इसीलिए मैंने आपको डाटा बता दिया कि जब महिलाएं शिक्षित हो गई तो प्रजनन दर 3.6 हो गया। आपने ध्यान नहीं दिया, इस बात को ध्यान दीजिए जरा। मैंने दिया ध्यान सर, मुझे लगता है कि आप मेरे सवाल का मतलब नहीं समझ पाए या समझ कर भी ना समझ बन गए। अविनाश जी देखिए ये परिस्थितियां हैं। अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे थे?
अरे जेडीयू प्रवक्ता से क्यों मुंह खुलवा रहे हैं? पटना से ज्वाइन किया हुआ हूँ और शराबबंदी पे आप बोल रहे हैं। क्यों अपना पोल खुलवाना चाहते हैं सर? क्यों नीतीश कुमार जी का पोल खुलवाना चाहते हैं? अगर आप अरे आप क्यों इस तरह की बहस में आप ये सब बात शराबबंदी की कर रहे हैं? आप फंसेंगे। नंबर एक, रुकिए 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 आप रुकिए आप रुकिए। और बिहार में प्रजनन दर कम होने की बात है, आप मुसलमानों के प्रजनन दर की बात कीजिए। आप मुसलमानों के प्रजनन दर की बात कीजिए। आप हिंदुओं के पीछे मत कीजिए। आप मैं क्यों चुप रहूंगा? हम लोग एक काम नहीं करते हैं। इस देश में जन्मा हुआ सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। तो सर कानून में कहाँ डिफरेंशिएट किया जा रहा है? यही तो अफसोस है कि इस कानून में डिफरेंशिएट किया ही नहीं गया है, लेकिन आप लोग अपने बयानों से इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश और धर्म को लाने की बात तो आप कर रहे हैं। इसमें कानून में तो कहीं से भी ये लिखा ही नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है। और हिंदुओं के पीछे छुपना चाह रहे हैं आप। नहीं रणवीर जी, इस कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यह कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है। यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। यह कानून सबके लिए है। ये बात जरा समझ लिया और उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है, चलिए समय की समाप्ति हो चुकी है, समय की समाप्ति है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने यहाँ पर अपनी अपनी राय रखी। इतना जरूर है, जिस तरीके से राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उस हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण कानून को अमली जामा पहनाना, उसे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आना केंद्र सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन इससे इतर अगर तमाम राजनीतिक दल, विपक्ष, सत्ता, तमाम राजनीतिक दल ये समझ लें कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाना इस देश के समाज में रहने वाले परिवारों की, हमारी और आपकी जरूरत है, तो शायद इस समस्या का एक समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द सामने आएगा। और दुनिया के वो मुल्क जो धीरे धीरे भारत के अंदर बन रहे हैं, भारत के अंदर दुनिया के कई मुल्क बन रहे हैं, कई देश बन रहे हैं, हम ऐसी परिस्थिति में आने से बच जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या और विकास में सामंजस्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, आप सभी ने हमारे साथ समय दिया। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।